नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम हिंदी विषय में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने आए हैं। उस विषय को अध्ययन करेंगे और हमारी जो क्लास है आपको इस बार निरंतर कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों अभी हम यूजीसी नेट की जो पाठ्यक्रम है उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर है उसको भी हम अध्ययन करेंगे और आपको हिंदी के व्याकरण के संबंधित उसको भी हम अध्ययन करेंगे और आगे आने वाली जो आरएसटी एग्जाम है उसकी क्लासेस हम निरंतर उसकी भी क्लासेस हम करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको पढ़ाई के रिलेटेड डाउट्स जो भी आपको होती है आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि मतलब लोगों को लग रहा होगा ये तो छोटी चैप्टर है, लेकिन देवनागरी लिपि से बहुत से प्रश्नों में ऐसे प्रश्न बनते हैं, बहुत से अलग अलग एग्जाम में, चाहे यूजीसी नेट हो जाए या हाई स्कूल की एग्जाम हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे अभी आपकी आरएसटी एग्जाम में भी प्रश्न आई हुई थी, तो इसे जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो देवनागरी लिपि क्या है और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, ये सबको हम अध्ययन करेंगे। तो याद रखो देवनागरी जो है ना ये क्या है, स्त्रीलिंग है, सर्वप्रथम याद रखना है। इससे भी प्रश्न आपको परीक्षा में आई हुई थी, ठीक है। देवनागरी स्त्रीलिंग है। तो देवनागरी लिपि क्या है दोस्तों, देखेंगे। अब ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4 या 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी कुटिल लिपि 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मी की उत्तरी शैली मतलब 4 या 5वीं सदी से लेकर आपके आगे चलकर कौन सा 9वीं सदी में लगभग ये चली हुई है। और इसका प्राचीन रूप का विकास को क्या कहते हैं, प्राचीन नागरी कहते हैं। तो देवनागरी लिपि की शुरुआत ब्राह्मी की उत्तरी शैली मतलब कब से 4 या 5वीं सदी से शुरुआत इसकी हुई और आगे चलकर 9वीं सदी तक लगभग ये नागरी प्राचीन नागरी नाम से ये इसे कहते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं। हाँ, अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, ठीक है। किन्होंने क्या कहा है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। यूजीसी नेट की जो एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। उसमें कौन से विद्वान ने कौन से मत दिए हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान पूर्वक आपको देखना है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागरी लिपि से नागरी नामकरण हुआ। तो नागरी लिपि का नामकरण नागरी जो हुआ है ये किन्होंने दिया है, प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित है क्या, नागरी लिपि से नागरी नामकरण दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। देखो देवनागरी नाम कहाँ से पड़ा, प्रश्न बन सकते हैं ना, नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। देवनागरी नामकरण कहाँ से हुआ है, प्रश्न आ सकते हैं। यह आपको यहाँ पर मैंने बताया है। देवनागरी जो है
मतलब ये जो नागरी लिपि है ये कौन से ग्रंथ में वर्णित है, आपको ये भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या मत दिया है, उसमें से महत्वपूर्ण कौन सा मत परीक्षा में आपको आ सकते हैं, देखना है हमें। श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ। किन्होंने कहा ये बात, ये मत किन्होंने दिया? श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार। महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे चलते हैं। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी, किसके नाम पर नागरी पड़ा ना? गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं ना? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। ठीक है, आगे देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देवनागरी लिपि का वैशिष्ट क्या है, इसे देखेंगे ना। देवनागरी लिपि एक अक्षरिक है। देवनागरी में एक वर्ण के एक ध्वनि है। हाँ देखो, देवनागरी अब पहचानोगे कैसे? देवनागरी में एक वर्ण और एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है और हर एक अक्षर उच्चारित होते हैं। ठीक है, और देवनागरी की वर्णमाला को वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सुधार क्या है इसमें? सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या बताया? सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फाट, जिसे तिलक फाट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। आगे सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरक बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। तो ये महत्वपूर्ण विद्वानों का मत है दोस्तों, देखना है। ठीक है, सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर, देखो महत्वपूर्ण है, पंचमाक्षर क्या है? अंग इया न म के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। किन्होंने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। आगे डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। महत्वपूर्ण, किन्होंने? गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ से लिखने का प्रस्ताव रखा। आगे श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। ये किन्होंने दिया? श्रीनिवास ने सुझाव दिया। और आगे हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वीं अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। ठीक है, किनके सभापतित्व में? महात्मा गांधी के सभापतित्व में, याद रखना। ठीक है, कब? हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ? इंदौर में हुआ, 24वीं अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया, किन के सभापतित्व के अधिवेशन में? ठीक है, सन 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व के अधिवेशन में। आगे नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया। कितने सुझावों को? 14। नागरी
प्रचारणी सभा ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई सन 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागर लिपि सुधार समिति का निर्माण किया गया। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई सन 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति के कुल कितने बैठक थे? 9 बैठक हैं तथा समिति 25 मई सन 1949 ईस्वी तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 से 29 नवंबर में सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। अंतिम, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि की स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि की शुरुआत कहां से हुई थी, कौन से विद्वानों ने कौन से महत्वपूर्ण बातों को रखा, ये सब महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस विषय को अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की कोई दूसरी चैप्टर लेकर आएंगे और ग्रामर भी आपके सामने लेकर आएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आगे आने वाली आरएसटी एग्जाम होगी, जो आरएसटी एग्जाम आगे जो भी वैकेंसी आएगी बहुत अच्छी तरीके से हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहले हमने जिस तरह हमारी क्लासेस निरंतर चल रही थी, 2021 की बैच में बहुत सारे बच्चों ने आरएसटी एग्जाम को क्रैक किया और क्लासेस के साथ साथ हमारी पेड बैच भी चल रही थी। तो जिन बच्चों को आगे चलकर पेड बैच लेना है या ओएसटीटी हिंदी की एग्जाम आगे होगी, तो आप सभी मुझे इस नंबर पर 9692355067 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आरएसटी हिंदी या ओएसटीटी हिंदी जो भी आगे वैकेंसी आएगी उसकी पेड बैच हम क्लासेस शुरू करेंगे। बहुत बच्चों की सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों की सिलेक्शन हुई है और बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम आरएसटी हो या ओस्टेट हो या जितनी या आपकी सीटेट हो, केवीएस हो, नवोदय हो, सभी एग्जाम के रिलेटेड सभी प्रतियोगिता की हिंदी की परीक्षा बहुत अच्छे से हमारे चैनल लर्न हिंदी एक्सप्रेस में आपको मिल जाया करेंगे। निरंतर क्लासेस आपको मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी अगले क्लासेस में हम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।